Hello everyone. Hope you all are well. So today's my topic is self, the unit of life, which is basically chapter number 8 related to the 11th class, unit number 3. ओके तो इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम लोग जो डिफरेंट ऑर्गेनली होते हैं सेल के उसके बारे में स्टडी करेंगे. उसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स, उसके बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे. न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो बेसिकली ट्रांसमिट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, वो भी हम लोग इस वीडियो के थ्रू स्टडी करेंगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं इस चैप्टर की. तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं ले रही हूँ स्टूडेंट वो है व्हाट इज सेल. ओके सो सेल क्या है स्टूडेंट, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सेल होती है वो एक सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, दैट इज द वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. यानी अगर हम लोग हमारे चारों तरफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं, लिविंग भी देखते हैं, कुछ नॉन लिविंग भी देखते हैं, तो सबसे पहला जो डिफरेंस पॉइंट होता है कि किस तरह से हम लोग लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो होता है प्रेजेंस ऑफ सेल. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें सेल प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में किसी भी टाइप की सेल प्रेजेंट नहीं होती है. So that's why the cell is known as a basic unit of the life. किसी भी जीव की अगर लाइफ शुरू हो रही है तो वो सबसे छोटी से छोटी यूनिट यानी सेल से ही शुरू होगी. सेल के बाद में जो ग्रुप ऑफ सेल होता है वो टिश्यू बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से ही एक कंप्लीट बॉडी बनती है. एनिमल किंगडम हम लोगों ने पढ़ लिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने सेलुलर लेवल पढ़ा था. सेलुलर लेवल में हम लोग ने शुरुआत की थी यूनिसेलुलर से, फिर हम लोग गए थे मल्टी सेलुलर पे, फिर मल्टी सेलुलर के बाद में टिश्यू लेवल आया था, फिर टिश्यू लेवल के बाद में ऑर्गन लेवल आया था, ऑर्गन सिस्टम लेवल आया था. तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, तो आज हम लोग जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करूंगी. नेक्स्ट फर्दर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स जो लेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर capable of what? They are capable of independent existence and also performing the essential function of life. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है क्योंकि उनमें जो सेल है उनमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो रही है जिसके थ्रू वो सरवाइव कर पा रहे हैं इस एनवायरनमेंट में. नंबर ऑफ फंक्शंस वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो. ठीक है, पर फंक्शंस तो कौन परफॉर्म करती है? फंक्शंस आपके परफॉर्म करती है एक सेल. सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनली होते हैं उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो भी हम लोग आज थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे. सो दैट्स व्हाई द सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लोअर क्लासेस में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कोई एक दीवार है, ठीक है, उस दीवार को बनाने की जो शुरुआत होती है वो छोटी छोटी ईंटों से होती है. तो वो जो ईंट हो गई वो क्या हो गई? उसकी एक यूनिट हो गई. इसी तरह एक कंप्लीट बॉडी जब बनती है तो उसकी जो शुरुआत होगी एक वो छोटी सी यूनिट से होगी और उसी यूनिट को हम लोग कहते हैं सेल. सो दैट्स व्हाई ये क्या हो गई? एक तो हो गई स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? फंक्शनल यूनिट, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनली है उनका डिफरेंट फंक्शन होता है. सो दैट्स व्हाई it is defined as a structural and the functional unit of all living organism. इसका मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं होती, सभी में सेल प्रेजेंट है. क्लियर है? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी अगर आपको याद हो तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने की थी. नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आप लोगों के एनसीईआरटी में दे रखा है वो दे रखा है एवी ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. सो ये जो साइंटिस्ट था इसने सबसे पहले क्या बताया था स्टूडेंट? इसने बताया था, दिस एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ द लिविंग सेल. सबसे पहले जो लाइव सेल थी वो सबसे पहले देखी थी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने. रॉबर्ट हुक ने भी देखी थी बट रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखी थी,
इसने जो देखी थी वो इसने लाइव सेल देखी थी और उसके बारे में डिस्क्राइब किया था और मेनली बैक्टीरिया के बारे में डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट हमारे पास में जो साइंटिस्ट एनसीईआरटी में दे रखा है वो है रॉबर्ट ब्राउन। सो रॉबर्ट ब्राउन का जो कंट्रीब्यूशन है वो है इन डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल में प्रेजेंट होता है, एट द सेंटर भी प्रेजेंट हो सकता है और अवे फ्रॉम द सेंटर भी प्रेजेंट हो सकता है। डिपेंड करता है कौन सी सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में बच्चों क्या हुआ? The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail of the cell। इसका मतलब क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल की डिटेल स्टडी हुई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी की। ये सेल थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा देते हैं सेल के बारे में भी, वही है, बस थोड़ा सा डिटेल हम लोगों को 11th क्लास में स्टडी करना होता है एनसीईआरटी लेवल पे। तो इन 1838 मैथियास श्लीडन, दो साइंटिस्ट थे बेसिकली, एक जर्मन बॉटनिस्ट था और जो दूसरा साइंटिस्ट था थियोडोर श्वान, वो था एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिनने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। बट इस सेल थ्योरी में कुछ ना कुछ एक ड्रॉबैक था, उसको कहीं ना कहीं दूर किया था एक थर्ड साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो फिर जो एक्सपैंडेड सेल थ्योरी थी उसका जो हम लोग श्रेय देते हैं वो बेसिकली देते हैं रुडोल्फ विर्चो को, जबकि श्लीडन और श्वान ने सेल थ्योरी दी थी और एक्सपैंडेड सेल थ्योरी वाज गिवन बाय द रुडोल्फ विर्चो। सो नेम हो गया बच्चों, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ये था आपके मैथियास श्लीडन जो कि एक बॉटनिस्ट था। He examined a large number of the plants, तो उसने बेसिकली प्लांट्स की स्टडी की and then observed that all the plants are composed of different kind of cells which form the tissue of plant। तो उसने प्लांट्स के बारे में बताया कि प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किससे मिलके बने हुए हैं? वो सब सेल से मिलके बने हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट की जो था थियोडोर श्वान। इसने क्या बताया? ये जूलॉजिस्ट था, तो बेसिकली इसने एनिमल्स की स्टडी की, तो इसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स के बारे में बताया, उसकी स्टडी की एंड देन ही आल्सो रिपोर्टेड दैट द सेल हैड अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता होगा जो सेल होती है, एनिमल सेल होती है या प्लांट सेल होती है, उसके बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो ये भी इसने यहाँ पे बताया था। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज on the plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell। तो उसने सेल वॉल के बारे में भी बताया कि प्लांट्स में एक अलग लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसको कि सेल वॉल कहते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान proposed what he proposed the hypothesis that the bodies of animal and the plants are composed of cell and the product of cell। तो ये हमारे यहाँ पे थ्योरी आ जाती है कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के दोनों ही सेल से मिलके बने होते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बट इसमें क्या ड्रॉबैक है उसकी स्टडी करते हैं। क्या है? दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दे टुगेदर मतलब श्लीडन एंड श्वान ने थ्योरी दी थी, बट इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि नई सेल्स कहाँ से बनेगी। भाई सेल से वो बने हुए होते हैं बट फर्दर ग्रोथ तो हो रही है ना, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, वो कैसे होगा? सो दे कुडंट एक्सप्लेन दैट थिंग, द हाउस न्यू सेल्स वर फॉर्म। तो इसको एक्सप्लेन किया तीसरे साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। एंड ही टोल्ड दैट द सेल्स डिवाइड होंगी और सेल डिवाइड होके क्या बना देगी? न्यू सेल्स बना देगी। इस थ्योरी को कहा गया ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो हमारे पास में 3 पॉइंट्स आ जाते हैं दैट प्लांट्स composed of cells, animals are also composed of cells and the new cells will be formed by the pre-existing cell। जो पहले से बनी हुई सेल होती है वो डिवाइड करती है और डिवाइड करके न्यू सेल्स बना देती है। ये 3 पॉइंट्स मिलके आपकी कंप्लीट एक सेल थ्योरी बनाते हैं, दैट इज नोन एज द एक्सपैंडेड सेल थ्योरी, ठीक है। तो हमारे पास में स्टूडेंट 2 पॉइंट आ गए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, और सेकंड पॉइंट हो गया ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कंप्लीट सेल थ्योरी हो गई।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब सेल के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। वैसे तो हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन, फिर भी हम लोग थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ लेते हैं एज दैट हैज बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, वन बाय वन वी विल स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ऑनियन सेल के बारे में आपको दे रखा है। ऑनियन जो कि बेसिकली प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर मैंने भी बताया आप लोगों को कि एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। दूसरा, अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन चीक सेल जो होती है वो बेसिकली एक एनिमल सेल हो गई, और एनिमल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, उसके अंदर आपके सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एनिमल्स में बच्चों ह्यूमन चीक सेल का एग्जांपल दे रखा है, जिसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आपके सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, हर एक सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। ठीक है, दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम ही है जिसमें कि बेसिकली जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो सेल हो गई, सेल के चारों तरफ की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन हो गई, उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के चारों तरफ की कवरिंग हो गई आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनमें की मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनमें की मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है स्टूडेंट, उनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मैं बता देती हूँ आप लोगों को, प्रो मतलब होता है बच्चों, प्रो मतलब होता है आपके प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव होता है। और ये जो कैरियो वर्ड आ रहा है बच्चों, बेसिकली कैरियोन से आ रहा है, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रो मतलब हो गया प्रिमिटिव और कैरियोन मतलब हो गया न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस चारों तरफ से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है वैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर एक जो फ्लूइड होता है, जो सेमी फ्लूइड होता है, बेसिकली मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म ही है जिसमें की अदर जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अदर पॉइंट्स की तरफ, इसको रब कर लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट मैंने आप लोगों को ये पिक्चर दे रखा है, ये पिक्चर मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। अगर आप इसमें देखें तो आपको दिखेंगी सारी चीजें। ये जो चारों तरफ मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये लेयर जो दिख रही है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है। ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये गोल्जी बॉडी है। ये अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो कि सेंटर में प्रेजेंट है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और यहाँ पे ये जो जारी है इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर है जिसपे कि डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर, ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस। उसके अलावा अगर ये देखते हैं हम लोग, तो ये हमारे हो गई यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ER में कह देती हूँ, RER में लिख देती हूँ क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे कि राइबोसोम प्रेजेंट है। उसके अलावा ये हम देखते हैं तो ये आपके हो गई गोल्जी बॉडी। और देखते हैं हम लोग तो ये आपके ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखी है ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है जिसमें कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज in both plant and animal cell where various chemical reaction take place. Now next is nucleus. The eukaryotic cells have other membrane bound organelles called endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and the vacuoles. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट बनता है डिफरेंशिएशन का प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक पॉइंट तो हो गया आपका न्यूक्लियस स्पेस पे, और सेकंड पॉइंट होगा आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बेस पे, कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो होते हैं बच्चों
वो प्रेजेंट होते हैं. दे हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, whereas these prokaryotic cells they don't have. नाउ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि दोनों में ही प्रेजेंट होती है और उसका नाम है बच्चों राइबोसोम. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम बेसिकली क्या प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है या यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है. अगर प्रोकैरियोट में होता है तो उसका टाइप क्या होता है, यूकैरियोट्स में होता है तो उसका टाइप क्या होता है. ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए. तो राइबोसोम जो है बच्चों एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और वो आपके दोनों में ही यानी प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट दोनों में ही प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अदर स्ट्रक्चर की, क्लोरोप्लास्ट की और माइटोकॉन्ड्रिया की. यहाँ पे भी आपको राइबोसोम मिलते हैं. इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं, जिसकी की हम लोग स्टडी करेंगे बाद में. जब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे ना इनकी माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की तब हम लोग पढ़ेंगे. एनिमल सेल के अंदर एक और फीचर है जो मैं आपको बता देती हूँ कि एनिमल सेल के अंदर हमारे पास में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है सेंट्रियोल विच हेल्प्स इन अ सेल डिवीजन. तो इन पॉइंट्स के बेस पे आप प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं. जैसे प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि अभी हम लोगों ने पढ़ा एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है. ठीक है. उसके अलावा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो लेस डेवलप्ड होता है या बिल्कुल भी डेवलप ही नहीं होता है, प्रिमिटिव स्टेट में होता है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली उनमें एब्सेंट होते हैं, सिर्फ एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है. और यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं और साथ ही साथ राइबोसोम भी होता है. ठीक है. होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा. अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है. तो आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है. सो थैंक यू सो मच.